नमस्कार, मैं विपिन पालीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इंग्लिश सूत्रा में। कैसे हैं आप लोग? और देखिए, हमारी अभी लगातार श्रृंखला चल रही है MCQs की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। और आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। आप लोग बताइएगा कमेंट में। और हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग आपसे संबंधित या आपके विषय से, आपके एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जिस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पुटअप होने की संभावना है, पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों पर और सभी पक्षों पर हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और जो है हमारे द्वारा किए जा रहे इस प्रयास को समर्थन दीजिए। और देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में अपनी चीज़ों को डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन नंबर 32 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, कि गांधी जी ने अपनी जो केसरे हिंद का जो टाइटल था, ये केसरे हिंद के टाइटल को इन्होंने, गांधी जी ने वापस दे दिया था अंग्रेज़ों को। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बेसिकली ये जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी आप लोगों के लिए बता दी जाती है कि गांधी जी ने ये जो टाइटल था, ये जो उपाधि थी, ये प्रॉपरली असहयोग आंदोलन में वापस नहीं की थी। लेकिन क्वेश्चन की कभी कभी भाषा थोड़ी सी नियर डियर करके, थोड़ा सा लगभग में आसपास करके पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद का टाइटल दिया था, केसरे हिंद की उपाधि दी थी, ये हम जानते हैं। दूसरी बात, कंडीशन ये है कि ये केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने जो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैस्केयर में गांधी जी ने ये उपाधि उसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दी थी। लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी। तो देखिए, असहयोग आंदोलन, हालांकि असहयोग आंदोलन बाद में शुरू हुआ 1920s में जाकर, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की जो है क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर बहुत जो है कंफ्यूज में या किसी भी प्रकार की दुविधा में मत आइएगा। अगर वो असहयोग आंदोलन पूछे तब भी आंसर होगा, अगर वो पूछता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में वापस कर दी थी, तब भी आंसर वही होगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, अब हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसके विरोध में गांधी जी ने जो है केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भाई, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे पहले सत्याग्रही चुने गए थे, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो देखिए, पहली तो बात हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि भैया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया था कांग्रेस ने, और उस आंदोलन में पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। पहली बात, हंगर स्ट्राइक पर। और पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, ये हमने देखा। लेकिन अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि दूसरा सत्याग्रही कौन था। अब इस बात को समझिए जरा। तो दूसरा सत्याग्रही कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, पहले हमें जानना होगा कि दूसरा सत्याग्रही इन पर्सनल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट, इसको पर्सनल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट भी कहा जाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो पर्सनल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट या इंडिविजुअल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट भी इसको बोल देते हैं। तो इसमें दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर होगा आपका बी, जवाहरलाल नेहरू। इंडिविजुअल या पर्सनल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। पहली बात। अब हमें यह जानना होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया था, कांग्रेस ने क्यों शुरू किया था? तो पहली बात तो ये कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इंडिविजुअल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट या पर्सनल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो कांग्रेस ने शुरू किया था। तो स्टार्टेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस ने शुरू किया।
कांग्रेस ने शुरू किया था। दूसरी बात है क्यों शुरू किया था, क्यों इसलिए शुरू किया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था विश्व में, दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीय लोगों की सहमति के, बगैर कांग्रेस की सहमति के भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में खींच लिया था। भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में खींच लिया था, उसका मतलब ये है कि भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सरकार ने दुनिया के अलग अलग देशों में या अलग अलग मोर्चों पर लड़ने के लिए भेज दिया था, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार से, दूसरे विश्व युद्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन लड़ने के लिए किसको भेजा गया? भारतीय सैनिकों को, जो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो इस बात से कांग्रेस नाराज हुई और कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि भाई अंग्रेज़ों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए क्यों भेज दिया है। अब भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा है, इसका मतलब ये है कि भारत को ही सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व कर लिया है। किसने? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने। तो इसके अगेंस्ट कांग्रेस ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दुनिया को दिखाने के लिए कि इस सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत के लोग और कांग्रेस ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं, अंग्रेज़ों के साथ नहीं है। इस बात को शो करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए, अपने विरोध को जताने के लिए कांग्रेस ने एक पर्सनल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन या इंडिविजुअल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट स्टार्ट किया। अब ये हंगर स्ट्राइक मूवमेंट कब और कहाँ शुरू किया? तो ये हंगर स्ट्राइक मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो इसको शुरू किया गया कांग्रेस के द्वारा। कब? 1940 में। तो 1940 में शुरू किया गया। कहाँ से? तो 1940 में इसको शुरू किया गया महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ एमएच मतलब महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने कहां से की थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत या इंडिविजुअल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट की स्टार्टिंग कांग्रेस ने की थी। कहां से और कब? एट 1940 फ्रॉम द पवनार आश्रम ऑफ महाराष्ट्र। ठीक। और इस में होता क्या था? इसमें होता ये था कि भाई कांग्रेस का कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक नेता जितने दिन तक हंगर स्ट्राइक कर सकता था, जितने समय तक, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जितने समय तक भूख हड़ताल पर बैठ सकता था, वो उतने दिन उतने समय तक भूख हड़ताल पर बैठेगा, जितने दिन उसकी क्षमता है, जितने दिन वो बैठ सकता है। उसके बाद कांग्रेस का ही कोई दूसरा लीडर जो है उसको रिप्लेस करेगा और फिर दूसरा लीडर हंगर स्ट्राइक करेगा। तो पहले हंगर स्ट्राइकर जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में, पहले थे विनोबा भावे और दूसरे कौन हुए? दूसरे थे पंडित जेएल नेहरू। क्लियर है? तो यहां तक हमारी बात यहां पर क्लियर होती है। तो आंसर है जेएल नेहरू। जेएल नेहरू जो थे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में, इंडिविजुअल हंगर स्ट्राइक मूवमेंट में सेकंड जो थे सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही थे, दूसरे ऐसे नेता थे जो विनोबा भावे के बाद भूख हड़ताल पर या हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। अब 2 मिनट के लिए हम जरा बात जान लेते हैं किसके विषय में। यहां तक आई होप आप लोग नोट करते चलें। अब अगली बात करते हैं। आप लोग 2 मिनट के लिए जान लीजिए किसके विषय में? विनोबा भावे। तो विनोबा भावे की कंडीशन क्या थी? विनोबा भावे की कंडीशन ये थी कि ये बेसिकली एक कांग्रेस लीडर थे, लेकिन इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ग्रेट मूवमेंट चलाया था, भूदान आंदोलन, लैंड डोनेट मूवमेंट, भूदान आंदोलन। विनोबा भावे ने चलाया था भूदान आंदोलन, यानी कि गरीबों के पक्ष में, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो गरीबों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन दान में दें। तो भूदान आंदोलन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया भूदान आंदोलन किसने चलाया था, कब चलाया था? तो भूदान आंदोलन चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने। इनको आचार्य कहा गया, आचार्य विनोबा भावे ने। कब चलाया था? तो 1951 में, 1951 में, 1951 में हंगर जो है भूदान आंदोलन, लैंड डोनेट मूवमेंट चलाया था विनोबा भावे ने। अब बात आती है कि भाई कहाँ से चलाया था, किस स्थान से? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली विलेज से, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक।
तो आपको ध्यान रखना है कि विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भूदान आंदोलन भारत में चलाया गया, जो किसने चलाया, जो विनोबा भावे ने चलाया 1951 में। कहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ से, पोचमपल्ली गांव से। ये था क्या, ये आंदोलन इस बात पर डिपेंड था, इस बात पर शुरू किया गया था कि भी भारत में जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं, भारत में जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, वो अपनी ज़मीनों का थोड़ा बहुत क्या करें, दान करें। और किसके फेवर में, किसके पक्ष में दान करें, ऐसे लोगों को दान में दी जाएगी वो ज़मीन जो भूमिहीन है, यानी कि जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो इनके लिए ये भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था। चलिए, आई होप यहाँ तक आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए अगली बात करते हैं, बहुत मस्ती के साथ करते चलिए। चलिए अगली बात आती है, अगला आंदोलन, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कौन सा, तो अगला हमारा क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट से संबंधित कौन सी बात इसमें पूना पैक्ट से संबंधित नहीं है। तो पूना पैक्ट, पहली बात तो हमें ये पता हो भैया पूना पैक्ट कब हुआ, तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ है। ठीक, दूसरी बात है कि भाई किस किस के बीच हुआ है, तो पूना पैक्ट बताइए, हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, हमने अपने लेक्चर में इस पर डिस्कस किया है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर व गांधी जी, महात्मा गांधी के बीच हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अब बात आती है पूना पैक्ट में कौन सा ये पूना पैक्ट से रिलेटेड नहीं है, कौन सी बात इसमें से पूना पैक्ट पर आधारित नहीं है। तो अब देखिए, ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, छोड़ दीजिए, नहीं। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण। सी, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए रिजर्वेशन। डी, संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की शुरुआत। तो देखिए ये पूना पैक्ट से क्या किया गया था, पूना पैक्ट से प्रांतीय विधानमंडलों में, पूना पैक्ट से प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित या रिजर्व सीटों की संख्या, दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, स्थानों का आरक्षण। प्रांतीय विधानमंडल मतलब आपका मीन्स जो स्टेट, जो प्रोविंशियल, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, प्रांतों में जो आज हम जिसको कह देते हैं विधानसभा, विधान परिषद, तो इनको बेसिकली संविधान में इनके लिए कहा जाता है विधानमंडल, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में जो स्टेट या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबलीज थी, उन असेंबलीज में SC STs के लिए सीटों का रिजर्वेशन ये किसमें किया गया था, पूना पैक्ट में। तो इसके लिए आंसर होगा बी, कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण किस समझौते से, किस पैक्ट से किया गया, तो पूना पैक्ट से। और कितनी सीटें कर दी गई, तो प्रांतीय विधानमंडलों में, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उनमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या इस पूना पैक्ट से कितनी कर दी गई, तो पूना पैक्ट से दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या पहले कितनी कर दी गई, तो ये कर दी गई 71, 71 से बढ़ाकर आरक्षित सीटों की संख्या 147 कर दी गई। यानी कि पहले 71 सीट थी, लेकिन इनको पूना पैक्ट से प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, वहां पर SC ST के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया और रिजर्वेशन कर दिया गया 71 सीट पहले थी, उनको 71 से बढ़ाकर 147 सीटें कर दी गई। किसके लिए, फॉर रिजर्व फॉर SC STs। क्लियर है। तो ये हमारा पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ। यहां पर ही हमारी बात क्लियर होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हमारा अब आता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था, क्यों। तो बात आती है पहले कांग्रेस, हरिपुरा कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस। तो हरिपुरा कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस कब हुई, पहली बात तो ये जानने की है। तो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। अब ये मील का पत्थर क्यों है, तो ये लैंडमार्क क्यों है, तो लैंडमार्क इसके होने के दो रीज़न हैं।
तो पहले हम अपने ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि इसमें ऑप्शन ए, इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ने की या युद्ध की शुरुआत करने की घोषणा की गई। बी, इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। नहीं जी। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को मंजूरी दी। तो ये सारी चीजें। तो अब हमारे लिए बात आती है कि भैया कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन इनमें से किस बात के लिए लैंडमार्क था एक तरह से। तो इसमें जिस बात के लिए लैंडमार्क था वो ऑप्शन है सी, यानी कि इसमें योजना आयोग की अवधारणा, योजना आयोग के कॉन्सेप्ट की शुरुआत की गई थी। यानी कि एक तरह से इस हरिपुरा कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस की हरिपुरा कॉन्फ्रेंस में क्या किया गया था इसको जान लीजिए पहले, क्योंकि हरिपुरा कॉन्फ्रेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली बात आती है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन किस लिए था फेमस, कि इसमें एक योजना आयोग, भारत के लिए प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया था। भारत के लिए पहली बार एक योजना आयोग के गठन की जो है प्रक्रिया को शुरू किया गया था। अब कैसे शुरू किया गया था, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जानना होगा। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की बात करते हैं हम थोड़ा, कि कांग्रेस का जो हरिपुरा कॉन्फ्रेंस थी वो क्या थी। तो कांग्रेस हरिपुरा कॉन्फ्रेंस, हरिपुरा कॉन्फ्रेंस, हरिपुरा कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस हरिपुरा कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1938। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। पहली बात, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। देखिए एक लैंडमार्क, एक ये बात थी इसमें कि इसी अधिवेशन में, इसी हरिपुरा कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में, कांग्रेस की इसी हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फर्स्ट टाइम, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि इसी हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष चुने गए कांग्रेस के, तो इसी अधिवेशन में हरिपुरा कॉन्फ्रेंस में ही सुभाष चंद्र बोस ने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, जिसको हम कह देते हैं नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, जिसे हम इंग्लिश में कह देते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, या हम इसको और कह देते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी, या जिसे हम योजना आयोग भी कह देते हैं। तो अपने इसी हरिपुरा कॉन्फ्रेंस में सुभाष चंद्र बोस ने एक कमेटी बनाई थी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिसे हम आगे चलकर योजना आयोग के नाम से जानते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के बाद, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी 1938 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। दूसरी बात है हरिपुरा में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तीसरी बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या नेशनल प्लानिंग कमेटी या राष्ट्रीय नियोजन समिति या राष्ट्रीय विकास समिति का गठन किया था। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय विकास समिति या राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, किस वर्ष किया था। अब इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या नेशनल प्लानिंग कमेटी या राष्ट्रीय नियोजन समिति या राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष बोस ने किसको नियुक्त किया? तो ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति या एनपीसी बनाई गई थी, इसका अध्यक्ष बोस ने किसे नियुक्त किया? तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे JL नेहरू। तो बोस ने JL नेहरू को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति या राष्ट्रीय विकास समिति, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी या नेशनल प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो यही हमारे क्वेश्चन की बात थी। तो आप लोग फटाफट इसको देखिए। यहाँ से हमारे कई तरह के आयाम, यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न हमारे यहाँ से क्लियर होते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? तो भैया हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस
किस वर्ष, तो 1938 में पहली बार बने तो सुभाष चंद्र बोस पहली बार हुए, पहली बार सुभाष चंद्र बोस बने और सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार एक योजना आयोग, एक प्लानिंग कमेटी का गठन किया, जिसको हम नेशनल डेवलपमेंट कमेटी भी कह देते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी भी कहते हैं, राष्ट्रीय नियोजन समिति भी कह देते हैं, राष्ट्रीय विकास समिति भी कह देते हैं। और इस राष्ट्रीय विकास समिति या राष्ट्रीय नियोजन समिति या डेवलपमेंट काउंसिल या प्लानिंग कमेटी का जो अध्यक्ष, जो चेयरमैन या चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट जो उन्होंने अपॉइंट किया सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने अपॉइंट किया किसको, JL नेहरू को अपॉइंट किया। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे कई तरह के प्रश्न, यहाँ से हमारे कई तरह के आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 में क्या बात की गई है सुनिए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, मतलब क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो भैया मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो देखिए ऑप्शन ए 1939, 1942, 1946, 1947। तो पहली बात तो ये कि यहाँ से हमारा एक आंसर, एक क्वेश्चन और एक आंसर दोनों कंप्लीट होते हैं कि मुक्ति दिवस किसने मनाया। तो मुक्ति दिवस कौन मना रहा है, मुक्ति दिवस सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम लीग। तो मुक्ति दिवस को सेलिब्रेट कर रही है कौन, मुस्लिम लीग। अब बात आती है कब सेलिब्रेट कर रही है, तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 1939 में। आपका आंसर है ए, 1939 में। अब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया था, पहली बात अब ये आती है। तो मुस्लिम लीग जो अपने आप को मुस्लिमों की पार्टी कहती थी या मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व के रूप में जानी जाती थी या अपने आप को मुस्लिमों का लीडर मानती थी कि वे हम ही मुसलमानों का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस की शुरुआत की थी या मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया था। अब 1939 में कब, तो 1939 में मुक्ति दिवस 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था किसने, मुस्लिम लीग ने। अब बात आती है कि 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड द मुक्ति दिवस। अब बात आती है क्यों सेलिब्रेट किया था मुस्लिम लीग ने, इसलिए सेलिब्रेट किया था क्योंकि 1937 में भारत में पहली बार प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन हुए थे। भारत में पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के या प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए थे, जिनमें कई राज्यों में कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की, अपनी सरकारें बनाई। कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत या प्रचंड बहुमत मिला, और कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, और कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस दूर दूर तक भी मेजॉरिटी से के आसपास नहीं थी। अब कंडीशन ये आती है कि जिन राज्यों में, जिन प्रोविंशियल असेंबलीज में या जिन प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपना गवर्नमेंट या अपनी अलायंस की गवर्नमेंट सेटअप की थी, अपने गठबंधन की सरकार या अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार को स्थापित किया था या बनाई थी या चलाई थी, उन राज्यों में मुस्लिम लीग ने उन राज्यों में रहने वाले मुस्लिमों के विषय में, उन राज्य में रहने वाले मुसलमानों के बारे में मुस्लिम लीग ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये रूमर्स फैलानी, ये अफवाह फैलानी या ये षड्यंत्र फैलाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है या मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन या मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस तरह की बातें, यानी कि मुसलमानों पर अत्याचार कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में किया जा रहा है, मुस्लिम लीग ने ये बात फैलानी शुरू कर दी थी। समय आगे बढ़ता है, लेकिन 1938-39 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अभी हमने डिस्कस किया था, ज़बरदस्ती भारत को इन्वॉल्व कर लिया सेकेंड वर्ल्ड वार में, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार से भारत का कोई दूर दूर तक भी लेना देना नहीं था। इस बात से कांग्रेस नाराज हुई और कांग्रेस ने अपने सभी राज्यों की सरकारों का एक ही दिन इस्तीफा दिलवा दिया। यानी कि कांग्रेस की जितनी भी राज्य सरकारें थी, उन सभी राज्य प्रोविंशियल जो असेंबली में जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उन सभी ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद जब इस्तीफा कांग्रेस की सरकारों ने सभी राज्यों से दे दिया, तो अब उसी मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को लेकर यह कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में मुसलमानों को कांग्रेस के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई।
कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो उन राज्यों में रहने वाले मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग ने कहना शुरू किया कि कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में मुसलमानों को मुक्ति मिल गई, या कांग्रेस के शासन से मुसलमानों को मुक्ति मिल गई। और इसी जीत की, इसी बात की खुशी में कि कांग्रेस की सरकारों ने रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है, इसी बात से खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, मुक्ति दिवस। तो देखिए ये सारी बातें हमारी हैं कि मुक्ति दिवस किसने मनाया, कब मनाया, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक मेरा मानना है आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 1937। तो देखिए अब बात आती है कि भाई 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो देखिए जरा, अभी हमने एक बात की थी कि मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया, लेकिन उससे पहले हमने मुक्ति दिवस मनाने के बैकग्राउंड पर बात की थी कि क्यों मनाया, क्या कारण था, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर अब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि 1937 में प्रांतीय चुनावों में, तो पहली बात यह है कि 1937 में कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत प्राप्त हुआ था, या बहुमत प्राप्त प्रांत मतलब राज्यों की कितनी संख्या थी। तो अब पहली बात यहाँ आती है कि ऑप्शन क्या है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और 6। देखिए इसका जो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो ऑप्शन है हमारा, आंसर है डी। कितने, कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत मिला, तो 6 राज्यों में। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक बात जानने के लायक है हमारे कि प्रांतीय चुनाव पहली बार कब हुए थे। तो भारत में प्रांतीय चुनाव, देखिए प्रांतीय चुनाव या प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन या प्रोविंशियल इलेक्शंस, भारत में प्रांतीय चुनाव, भारत में प्रांतीय चुनाव पहली बार 1937 में हुए। दूसरी बात कि कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत मिला, दूसरी बात करते हैं। तो देखिए कांग्रेस को कांग्रेस को 5 राज्यों में, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत, तो कांग्रेस को 5 राज्यों में तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, लेकिन एक राज्य में बहुमत से थोड़ा कम थी। यानी कि मान लीजिए बहुमत में चाहिए 100 सीटें, तो 100 में से लगभग 98-97 सीट कांग्रेस के पास हैं। तो कितनी सीट चाहिए उसको, 3 लोगों का समर्थन चाहिए। तो लगभग मेजॉरिटी मानी जाती है कि इस छठे राज्य में भी मेजॉरिटी कांग्रेस के पास थी। तो इसको मिलाकर तो एक राज्य में कुछ बहुमत कम था, यानी कि एक राज्य तो ये हो गया और 5 राज्य ये हो गए। तो यानी कि कुल टोटल कांग्रेस ने जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाले स्टेट माने जाते हैं वो थे 6। क्लियर। तो कांग्रेस को अगर, लेकिन अगर क्वेश्चन की भाषा यही हो कि भाई पूर्ण बहुमत की राज्य कितने थे, इस तरह की कंडीशन है, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यहाँ पर है बहुमत, बहुमत में यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि भैया कितना बहुमत, मतलब क्या पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यहाँ पर सीधी बात कह दी गई है बहुमत। अब बहुमत कितना है, तो बहुमत 6 राज्यों में है कांग्रेस के पास। अब 5 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एक राज्य ऐसा है, एक राज्य में कुछ बहुमत कुछ कम था, तो ये 6 राज्य हो गए। अब बात आती है कि ये जो राज्य थे ये टोटल कितने थे, 6 राज्य।
क्लियर है। तो 5 राज्य ऐसे थे जहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा जानिए, अगर इस क्वेश्चन की भाषा ये होती कि 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, अगर ये पूछता कि पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त प्रांतों की संख्या, राज्यों की संख्या कितनी थी, तो अगर पूर्ण बहुमत वाले प्रांतों की संख्या पूछता तब डेफिनेटली आंसर होगा आपका 5 राज्य। लेकिन वहां यह पूछ रहा है, क्वेश्चन की भाषा है कि कितने राज्यों में, कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त था, तो भैया कितने राज्यों में है, तो 5 और 1 6, तो 6 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त है। क्लियर है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, जहां जहां पर कंफ्यूजन की संभावना होगी या जहां जहां पर चीजें जो थोड़ा सा कंफ्यूज करने की स्थिति में होती होंगी या हैं, वहां पर मैं आपके पॉइंट सारे कोशिश है हमारी कि भाई हम आपको 1 बाय 1 चीजों को क्लियर करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग, आई होप आपको सब सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर हैं। चलिए, और आप लोग थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से जरा बताए कीजिए कि क्या कैसे हैं, किस तरह से और आपके लिए और बेटर किया जाए, और थोड़ा सा चीज़ों को और अच्छी तरह से अपना समर्थन दीजिए। चलिए अगली बात आती है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भारतीय मुसलमानों के पृथक मतलब अलग राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भैया पृथक राज्य, तो भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, और उस अलग राज्य का नाम क्या हो? उस अलग राज्य का नाम हो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो भैया आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद इकबाल, बी आगा खान, सी M.A. जिन्ना और डी चौधरी रहमत अली। तो देखिए पाकिस्तान वर्ड पहली बार यूज किया था चौधरी रहमत अली ने। किसने? चौधरी रहमत अली ने। तो आपका आंसर है डी चौधरी रहमत अली। अब बात आती है कि क्या कंडीशन थी, पाकिस्तान शब्द कब दिया गया, कब नहीं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के विषय में। तो पाकिस्तान जो शब्द बना था वो इस तरह से बना था, PAKISTA और N, पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान ये जो वर्ड बना इसको पूरा, तो भारत के और भारत के अड़ोस पड़ोस के देशों के कुछ क्षेत्रों को लेकर पाकिस्तान शब्द बनाया गया। ठीक, तो पाकिस्तान एक आइडिया था, पाकिस्तान एक विचार था बेसिकली। क्या? P फॉर एरिया ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब के क्षेत्र को मिलाकर, पंजाब का क्षेत्र पाकिस्तान में क्या होना चाहिए? पंजाब का क्षेत्र। A कुछ क्षेत्र किसका हो? अफगानिस्तान का क्षेत्र, अफगानिस्तान का क्षेत्र। के कश्मीर का क्षेत्र, यानी कि कश्मीर का भी क्षेत्र पाकिस्तान में हो। आई से कुछ नहीं था, आई केवल इस शब्द को पूरा करने के लिए था, इस शब्द को पाकिस्तान वर्ड को कंप्लीट करने के लिए आई जो इंग्लिश के अकॉर्डिंग होता है। और एस था सिंध, सिंध जो पाकिस्तान में अब है सिंध राज्य, तो सिंध का राज्य या सिंध का क्षेत्र। और तान TAN तान, तान किससे था? तो तान था आपका बलूचिस्तान, तान शब्द निकलता था बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान। तो इन सब क्षेत्रों को मिलाकर एक आइडिया डेवलप किया गया कि भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट हो, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, एक सेपरेट स्टेट हो, और उस स्टेट का नाम हो पाकिस्तान। क्लियर। अब बात आती है पाकिस्तान शब्द पहली बार किसने और कब दिया। यहां तक आप लोग फटाफट इसको समझिए, फिर आगे चलते हैं। अब बात आती है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। अब बात आगे करते हैं कि किसने किया भैया। तो अब किसने किया ये आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं किसने किया। तो पाकिस्तान वर्ड फर्स्ट यूज्ड बाय, पाकिस्तान वर्ड का पहला प्रयोग। तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया,
तो पाकिस्तान शब्द देने वाले कौन थे? तो पाकिस्तान शब्द 1933 में, पाकिस्तान वर्ड 1933 में चौधरी रहमत अली ने दिया, या पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने किया। अब चौधरी रहमत अली कौन थे? ये एक स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये कहाँ के छात्र थे? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे। इन्होंने भारत में मुस्लिमों के लिए एक अलग सेपरेट एक स्टेट डेवलप करने की डिमांड की। कब की? इन्होंने आइडिया दिया 1933 में। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए, भारतीय मुस्लिमों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र होंगे, किन राज्यों को, किन क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान बनेगा, वो राज्य, वो क्षेत्र निम्नलिखित थे जो हमने अभी आपको डिस्कस किए। 1933 में इन्होंने ये आइडिया दिया, ये विचार दिया, और ये कहाँ के छात्र थे? ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 अब हमारा आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का लक्ष्य या संकल्प स्वीकार किया गया था, या अंगीकृत किया गया था, या एक्सेप्ट किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन, लाहौर कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस एक्ट 1939 हेडेड बाय, इसके अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक की कंडीशन ये है कि बाल गंगाधर तिलक क्यों नहीं हो सकते? तो बाल गंगाधर तिलक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। दूसरी बात है कि बाल गंगाधर तिलक की डेथ गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के इनिशियल डे, स्टार्टिंग डे, प्रारंभिक दिन ही हो गई थी, तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले इससे पहले थे, वो नहीं है। अब बचे कौन? अब बचे मोतीलाल नेहरू और जे एल नेहरू। तो फाइनली इसका आंसर है जे एल नेहरू, ऑप्शन सी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पूर्ण स्वराज, इस पूर्ण स्वतंत्रता को हम लोग किस शब्द के रूप में यूज करते हैं? इसको कहा जाता है पूर्ण स्वराज। इसको पूर्ण स्वराज भी कहा जाता है। पूर्ण स्वराज यानी कि एब्सोल्यूट स्वराज, यानी कि एब्सोल्यूट सेल्फ रूल, पूर्ण स्वराज। क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, या पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने पहली बार की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने पहली बार की? जे एल नेहरू ने। कांग्रेस के किस अध्यक्ष के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग, या कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब की गई? तो 1929 में। 1929 में कब? लाहौर अधिवेशन में। क्लियर है? और लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज, एब्सोल्यूट सेल्फ रूल की डिमांड किसने की? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू इसी में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हालांकि बेसिकली 1929 के इस लाहौर कॉन्फ्रेंस के, कांग्रेस की इस लाहौर कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष, जो एक चेयरपर्सन या कह दिए प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट इस लाहौर कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट हुए थे गांधी जी। लेकिन गांधी जी खुद इसमें अध्यक्ष ना बनकर, जबकि वो इलेक्ट हो चुके थे इस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने लाहौर कॉन्फ्रेंस में खुद, मतलब वो खुद स्वयं जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, और उन्होंने अपनी जगह जे एल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करवाया। और जे एल नेहरू की अध्यक्षता में ही 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की।
आप इस बात को ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार उठी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। दूसरी बात है कि कांग्रेस के किस अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज एब्सोल्यूट सेल्फ रूल की डिमांड की, तो किस अध्यक्ष के नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। इसी बात को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने पहली बार एब्सोल्यूट सेल्फ रूल पूर्ण स्वराज की मांग की है, तो जेएल नेहरू ने। और जेएल नेहरू लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? आप ये समझिए कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में 1939 में कांग्रेस छोड़ दी। तो देखिए हमारे यहाँ एक क्वेश्चन इसमें बनता है, हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस कब छोड़ दी। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी बनाई है। किस दल की स्थापना की? यानी कि यहाँ पर एक हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि कांग्रेस, कि सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट दी कांग्रेस इन 1939, और उसके बाद उन्होंने किस पार्टी की स्थापना की, किस दल की स्थापना की? तो कांग्रेस के सदस्यता या कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की है? योर ऑप्शन इज ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आज़ाद हिंद फौज, डी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, और सी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, और डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो किस दल की स्थापना की? तो देखिए, तो सुभाष चंद्र बोस ने जिस दल की स्थापना की थी वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी भैया? 1939 में। कांग्रेस को छोड़ने के बाद, कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देने के बाद, इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी थी और अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्लियर है? अब देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस ने, कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस किस वर्ष छोड़ी? तो 1939 में। अब अभी हमने 5-7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अभी हम तुम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि योजना आयोग की स्थापना क्या हुई, कैसे हुई। तो हमने वहां पर यह भी डिस्कस किया था कि पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1939 में। अब वहीं से हम उस बात को जोड़ते हैं। तो देखिए कहानी क्या थी, कंडीशन क्या थी कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी एक जगह थी एमपी में, जबलपुर के पास, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार, कंटिन्यू सेकेंड टाइम, दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए, इलेक्ट हुए, मतलब चुने गए मतलब इलेक्ट हुए। तो सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे हैं 1939 में। पहली बार बन रहे हैं कब? 1938 में। और जस्ट नेक्स्ट ईयर क्या कर रहे हैं? 39 में त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस में फिर दोबारा से एससी बोस सेकंड टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन में पट्टाभी सीतारामैया हार गए। अब यहां पर एक कंडीशन आती है कि भैया ऐसी क्या कंडीशन हुई, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि भी सुभाष चंद्र बोस का इलेक्शन, वो अध्यक्ष पद पर चुने गए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को ही 1939 में छोड़ दिया। तो अब इस बात के पीछे की कंडीशन क्या है वो सुनिए। देखिए 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और इस त्रिपुरी अधिवेशन में समस्या क्या थी कि यहाँ पर अब किसी एक्सट्रीमिस्ट लीडर को, किसी ऐसे गर्मपंथी विचारधारा वाले नेता को गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो या कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाए। तो इसलिए
यहां पर जब कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को अपनी ओर से कैंडिडेट घोषित किया तो इसके विरोध में गांधी जी आ गए और गांधी जी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया सुभाष चंद्र बोस के पैरेलल। सुभाष चंद्र बोस के सामने गांधी जी ने अपने समर्थन से या गांधी जी ने एक कैंडिडेट उतार दिया जिनका नाम था, कांग्रेस के एक नेता थे पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के पैरेलल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़ा कर दिया। और ये चुनाव और कांग्रेस का ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था, तो त्रिपुरी अधिवेशन था। तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ। कांग्रेस के कैंडिडेट थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन था, तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कैंडिडेट थे और पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के कैंडिडेट थे। फाइनली चुनाव हुआ, वोट डाले गए और उन चुनावों में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाते हैं। इनके दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने से गांधी जी नाराज हो जाते हैं और गांधी जी कांग्रेस छोड़ने की धमकी दे देते हैं और कहते हैं कि मैं कांग्रेस से भी बड़ी एक दूसरी पार्टी बना दूंगा या मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जब सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी की नाराजगी की जानकारी मिलती है या सूचना मिलती है तो सुभाष चंद्र बोस इसी वर्ष 1939 में इसी त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। यहां तक आप लोगों ने सुना जाना। अब देखिए इसी त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, तो इसी त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में बोस ने अध्यक्ष पद के साथ साथ अध्यक्ष पद के साथ साथ कांग्रेस पार्टी से भी त्यागपत्र दे दिया या इस्तीफा दे दिया या रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने जा रहे हैं तो गांधी जी नाराज हो रहे हैं। गांधी जी की नाराजगी की जानकारी या सूचना मिलने पर बोस ने न केवल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद उसी वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस एक अलग पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो क्वेश्चन आता है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, तो 39 में। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कौन सी पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। किस वर्ष बनाई, 1939 में बनाई। अलग एक क्वेश्चन आता है कि बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और न केवल अध्यक्ष पद से बल्कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया था। तो क्लियर है। चलिए यहां तक मेरा मानना है आप लोगों को 1 बाय 1 एक एक चीज, एक एक शब्द क्लियर हो रहा होगा। और अगर एक एक शब्द, एक एक जो हमारा जो प्रयास है ये आपको अगर अच्छा लगता है या चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे प्रयास को सार्थकता और पूर्णता जरूर प्रदान कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। मतलब ये है, क्वेश्चन की भाषा थोड़ी टिपिकल हो सकती है, उसको समझने में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन उसको यदि प्रॉपर्ली थोड़ा सा सेंस क्रिएट करके थोड़ा दिमाग लगाकर समझा जाए तो चीज़ें थोड़ा इजी हो सकती हैं। सुनिए, किसके कारण सार्वजनिक रोष की, यानी कि जनता में गुस्सा या जनता में नाराजगी इनमें से किसके कारण थी जिसके कारण जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी।
यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण जनता नाराज थी, और उस नाराजगी का इजहार करने के लिए, उस नाराजगी को व्यक्त करने के लिए, उस नाराजगी को शो करने के लिए जनता जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई। लोग जलियांवाला बाग में जो एकत्रित हुए, उन्होंने सभा, मीटिंग, रैली बुलाई, और वहां पर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मास बूचरिंग, एक तरह से कह दीजिए कि मैस्केर किया, जनसंहार किया। वो क्या घटना थी? तो ऑप्शन आपका एक है, ऑप्शन ए है द आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ऑप्शन सी द रॉलेट एक्ट, और ऑप्शन डी द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो बताइए, जलियांवाला बाग में भीड़, जो जनता जो थी, वो किस कारण से, किस बात के विरोध में इकट्ठी हुई थी? तो ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के विषय में हम बता चुके हैं। रॉलेट एक्ट के विषय में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था या पारित हुआ कहां पर? ब्रिटिश संसद में 18 मार्च 1919 को, और ये सेम उसी दिन, उसी समय ये भारत में लागू कर दिया गया। अब ये क्या था? ये वही था, नो वकील, नो अपील, नो दलील। यानी कि इस कानून से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलेगी, ना तो उसको वकील मिलेगा, ना वो अपील कर सकता है, ना वो कोर्ट में अपनी बात रख सकता है, यानी कि कोर्ट में वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, यानी कि अपनी दलील नहीं रख सकता। इसी बात के, इसी कानून के विरोध में, इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला में, पंजाब में जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठी हुई, लोग इकट्ठे हुए, और उन पर ब्रिटिश सरकार ने फायरिंग करवा दी, गोलियां चलवा दी। समझ रहे हैं? इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब रॉलेट एक्ट का विरोध जब पंजाब में हो रहा था, तो पंजाब के 2 बड़े नेता अरेस्ट कर लिए गए थे ब्रिटिश द्वारा। पंजाब के 2 बड़े नेता, क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे भारत में हो रहा था। अब हो क्यों रहा था, ये हमने आपको बताया कि पुलिस जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकती है, और जब उसके पास, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जब उसके पास किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं है, यानी कि ना तो वो वकील कर सकता है, ना अपील कर सकता है, ना दलील कर सकता है, तो एक तरह से ये ब्लैक लॉ होगा, काला कानून हुआ। और काले कानून के विरोध में जनता जनता काले कानून के विरोध में थी। इसके विरोध में, इसी कानून के विरोध में पंजाब के 2 बड़े नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई गई। जलियांवाला बाग मतलब कहाँ? अमृतसर के, पंजाब में अमृतसर जिले के जलियांवाला बाग में मीटिंग बुलाई गई। लेकिन उस मीटिंग को ब्रिटिश सरकार ने इलीगल या अवैध घोषित करते हुए वहां पर एकत्रित हुए, वहां पर इकट्ठे हुए लोगों पर क्या करवा दिया? फायरिंग करवा दी, गोलियां चलवा दी, जिससे वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए। तो आपका आंसर है आंसर सी, द रॉलेट एक्ट। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो देखिए, वर्ष 1928 में भारत में एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई। कहाँ पर हुई? तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपके ऑप्शन हैं, ए कानपुर में, बी दिल्ली में, सी इलाहाबाद में, और डी लाहौर में। तो देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ऑप्शन बी दिल्ली में हुई थी। आपका आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली, HSRA। तो देखिए, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1928 में। कहाँ पर? दिल्ली में। HSRA दिल्ली में स्थापित की गई। आज जहां पर फिरोजशाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है, तो वहां फिरोजशाह कोटला मैदान था। उस फिरोजशाह कोटला मैदान में ये संस्था कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर गठित की या इस संस्था की स्थापना की। अब इसके फाउंडर, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे
चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद व भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने इस संस्था की स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे आज कहा जाता है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। क्लियर है? तो यहाँ पर ये HSRA की स्थापना की गई थी। चलिए हम अगली बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 43। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो भैया यहां पर बात आती है कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ। तो देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर से ही हमारा आंसर निकल कर आता है कभी कभी, कि जैसे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 1931 का अधिवेशन होता है कराची में। कराची कहाँ? पाकिस्तान। कब हुआ? 1931 में। तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो हुआ, कराची कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस हुई, उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन हुए? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, JM सेनगुप्त, SC बोस और वल्लभ भाई पटेल। तो आपके ये कांग्रेस के इतिहास में 1931 का कराची अधिवेशन एक लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से मील का पत्थर था ये कराची अधिवेशन। और इस कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ऑप्शन डी आपका आंसर है, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो सरदार पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और कराची अधिवेशन कुछ मुख्य बातों के लिए जाना गया, और ये वही समय है कि जो है एक तरफ भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी जा रही है, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस का अधिवेशन जो है कराची में चल रहा है। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने जो है मूल अधिकारों से और कृषि से संबंधित प्रस्तावों से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर या कुछ प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अगली बात करते हैं, अगली चीज़ों को लेकर चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 44 आता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार साइमन कमीशन के विरोध का प्रमुख कारण था। तो भारत में साइमन कमीशन का विरोध का प्रमुख कारण था। तो भैया पहली बात तो ये हमें जान लेना चाहिए कि साइमन कमीशन का बहिष्कार भारत में हुआ, या साइमन कमीशन जो बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार का यानी कि भारत में बहिष्कार या भारत में इसके विरोध का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए ऑप्शन ए समय से पहले नियुक्ति, न ऑप्शन बी सभी सदस्य साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन डी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, और ऑप्शन डी गांधी जी का असहयोग आंदोलन इस समय चल रहा था। तो देखिए भैया इनमें से हमारा जो सही आंसर है समय से पहले नियुक्ति या सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो देखिए साइमन कमीशन के लिए हमारा आंसर है बी, हमारा सही आंसर है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? साइमन कमीशन के या साइमन समिति के सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखिए ब्रिटिश सरकार ने एक साइमन कमीशन बनाने की घोषणा की थी भारत से संबंधित या भारत की परिस्थितियों की जांच करने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने एक बनाया साइमन कमीशन या साइमन समिति। और साइमन समिति या साइमन कमेटी कब बनाई गई? तो साइमन समिति या साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन बनी। और इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही एक सांसद थे सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई, तो समिति के अध्यक्ष का नाम था सर जॉन साइमन, और अध्यक्ष के नाम पर ही समिति कहलाई साइमन कमीशन। कमीशन को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं समिति। तो सर जॉन साइमन समिति। लेकिन इस जॉन साइमन समिति या साइमन कमीशन के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और यही इसके भारत में विरोध का सबसे मुख्य कारण था। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? कि इसको भारत की परिस्थितियों की जांच करने के लिए भेजा गया था कि भारत की परिस्थितियां देखकर आइए, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने 1919 का एक अधिनियम पास किया था। 1919 में एक एक्ट बनाया था और उस एक्ट में ये व्यवस्था की गई थी
कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी, यानी कि 1919 के अधिनियम या एक्ट की समीक्षा 10 साल बाद होनी थी। ये ऐसा उस 1919 के अधिनियम में, एक्ट में प्रावधान था। लेकिन 1919 के 10 साल बाद होते थे 1929, लेकिन 1929 में ब्रिटेन में चुनाव थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही, यानी कि 1-2 साल पहले ही एक समिति बनाई, जो समिति 1919 के अधिनियम की समीक्षा करेगी, उस एक्ट को का व्यवस्था देखेगी और भारत में 1919 के एक्ट से क्या क्या बातें परिणामदायक रहीं या ब्रिटिश शासन और किस प्रकार से भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को डेवलप कर सकता है, ये सारी बातें की समीक्षा करनी थी। किसको? इस समिति को। तो ये समिति 1927 में बना दी गई। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। लेकिन इस समिति को भारत से संबंधित रिपोर्ट जब देनी थी, और जबकि भारत में इस समिति में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो भारत में इस समिति का विरोध इसलिए सबसे ज़्यादा हो रहा है या हो रहा था कि भाई इस समिति में एक भी सदस्य भारतीय नहीं है, कोई भी इंडियन इसका सदस्य नहीं है, और इस समिति को रिपोर्ट देनी है भारत के संबंध में, भारत से संबंधित रिपोर्ट इसको तैयार करनी है। अब भारत से संबंधित रिपोर्ट तैयार करनी है तो भाई भारत के किसी भी व्यक्ति को तो इसमें शामिल कीजिए, क्योंकि भारत की परिस्थितियां, भारत से संबंधित परिस्थितियां या भारत के इतिहास, भूगोल या भारत की कंडीशंस की जानकारी किसको ज़्यादा अच्छी तरह होगी कि जो व्यक्ति एक इंग्लैंड में रह रहा है उसको, या उन लोगों को जो भारत का रहने वाला है उस व्यक्ति को। तो यही इस कमीशन के, यही इस साइमन समिति के भारत में विरोध का सबसे मुख्य कारण था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें यदि कोई भारतीय व्यक्ति इसमें सदस्य के रूप में शामिल कर लिए गए होते तो इसमें इतना विरोध होने की संभावना नहीं थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? तो देखिए अभी हमने 5 मिनट पहले ही डिस्कस किया है सुभाष चंद्र बोस के विषय में कि सुभाष चंद्र बोस सेकंड टाइम इलेक्टेड एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट इन त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में, कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब हुआ? वर्ष 1939 में। हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं अभी इसी लेक्चर में, इसी श्रृंखला में, अभी 5 मिनट पहले ही हमने इस बात को डिस्कस किया है। और सुभाष चंद्र बोस इसमें क्या चुने जा रहे हैं? इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष वो चुने गए, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। लेकिन पहली बार, दूसरी बार, चौथी बार, 8वीं बार, तो दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं। अब मेन मुद्दा है, क्वेश्चन की डिमांड है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है कि भाई ये त्रिपुरी जो है, ये जो जगह थी, ये त्रिपुरी, ये कहाँ पर है? ये त्रिपुरी नाम का जो स्थान है ये कहाँ है? तो ये ऑप्शन है आपके कलकत्ता, पुणे, जबलपुर और अहमदाबाद। तो त्रिपुरी नाम की एक जगह थी, एक छोटा सा एक टाउन था, ये कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में। आंसर होगा हमारा सी, जबलपुर। जबलपुर इज द राइट आंसर। तो त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ था और दिया ये त्रिपुरी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में त्रिपुरी है। बाकी त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी बातें अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, और आप इसको कंटिन्यू देखिए, चीज़ों को आप समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 कहता है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन की शुरुआत ही शायद यहीं से हम लोगों ने एक बार अभी लास्ट लेक्चर्स में हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, शायद कल या परसों जो लास्ट लेक्चर हुए थे हमने उस पर डिस्कस किया था कि गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं या कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने इसको। तो देखिए कब बने, कैसे बने, वो सारी चीज़ें। तो देखिए गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो भैया कितनी बार, ऑप्शन है ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार और डी 4 बार। तो देखिए गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ऑप्शन ए 1 बार। 1 बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब रहे हैं? तो देखिए गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार रहे, पहली बात। दूसरी बात कब है कि 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, और हमने अपनी इसी श्रृंखला में बेलगांव कहाँ है, कितनी बार गांधी जी अध्यक्ष रहे, ये सब बातों को हमने डिस्कस किया है। तो देखिए
क्वेश्चन को आप समझिए, एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन की ड्राफ्ट, क्वेश्चन की भाषा, रूपरेखा थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन आंसर लगभग वही रहेगा। ठीक, तो यहां पर हम इन चीजों को देखते हैं। तो 1924 कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, और पूछ लेता है कि बेलगांव कहां पर है, तो बेलगांव वर्तमान में कर्नाटक का एक जिला है, कर्नाटक राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है बेलगांव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, सुनिए। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी कब? यानी कि अब हमें यहां पर यह देखना है कि महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी, बुक थी गांधी जी की, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि गांधी जी ने बुक लिखी कौन सी, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज कब लिखी थी? इंग्लैंड से भारत जहाज यात्रा कर रहे थे तब, बी साबरमती आश्रम में थे तब, सी जहाज से इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तब, या डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जब चंपारण मूवमेंट को लीड कर रहे थे गांधी जी, या फिर तब। तो देखिए गांधी जी ने हिंद स्वराज जो बुक लिखी थी, ये बुक लिखी थी, आंसर है सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। जब गांधी जी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब उन्होंने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक जो ही गांधी जी ने लिखी, और ये गांधी जी ने इस बुक को लिखा 1908-9 के आसपास ये बुक लिखी थी गांधी जी ने। और मूल रूप से ये बुक किस भाषा में लिखी गई है? ये ओरिजिनली ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। गांधी जी की जो मदर टंग थी वो थी गुजराती, गुजराती भाषा में हिंद स्वराज लिखी उन्होंने। कहाँ पर? जहाज पर, शिप पर। कब? जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। क्लियर है? और हम ये अपने लास्ट लेक्चर में भी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो फटाफट आप लोग इन चीज़ों को समर्थन दीजिए, फटाफट आप लोग अपने नोट्स मेंटेन करते चलिए, लिखते चलिए। वन बाय वन हम लोगों की कोशिश है कि आपको पूरी समग्रता से पूरे चीज़ों से रूबरू कराएं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, देखिए। वर्ष 1932 में, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक, ऑल इंडिया हरिजन जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके संस्थापक, फाउंडर कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ या अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक, फाउंडर कौन थे? यानी कि ये एक 1932 में हरिजन सेवक संघ बना या अखिल भारतीय हरिजन संघ बना। इसको कब बनाया गया? तो वर्ष 1932 में। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जगजीवन राम और डी विनोबा भावे। तो देखिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना, आंसर है ए गांधी जी। गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ बनाया था। 1932 में कहां पर? पूना में या पुणे में, आज पुणे कहते हैं, पुणे महाराष्ट्र में। क्लियर? और इस हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष, इस हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए जी.डी. बिरला। जी.डी. बिरला, घनश्याम दास बिरला वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जो है ऑल इंडिया हरिजन ऑर्गेनाइजेशन या ऑल इंडिया हरिजन संघ, आप जो भी समझें। अब देखिए अब कंडीशन क्या है, इसके संस्थापक, फाउंडर कौन है? तो फाउंडर है गांधी जी। किस वर्ष बना रहे हैं? 1932 में। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में या पूना में। इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है किसको? जी.डी. बिरला को। और याद कीजिए हमने अपनी इसी श्रृंखला में, हमने अपनी इसी सीरीज में बताया है कि गांधी जी ने ही पहली बार भारत में, भारत की दलित जातियों को या भारत की अनटचेबल सोसाइटी या भारत की अछूत जातियों को पहली बार हरिजन नाम से पुकारा या हरिजन शब्द का प्रयोग उनके लिए किया। तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझिए, सुनिए, लेक्चर को बार बार देखिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 49 क्या कहता है, देखिए। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? यानी कि एक टाइटल है, एक उपाधि दी गई है किसी को, दीनबंधु। दीनबंधु, तो दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई है? कौन दीनबंधु के नाम से विख्यात है? तो देखिए जी.एस. खोरपड़े, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी चित्तरंजन दास और डी C.F. एंड्रयूज। तो देखिए दीनबंधु का टाइटल किसको दिया गया था? तो आंसर है डी C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज जो थे ये बेसिकली एक अंग्रेज ICS अधिकारी थे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी थे C.F. एंड्रयूज।
और इन्हें भारतीय लोगों से इन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था या सिंपैथी थी, तो इसलिए इन्हें कहा गया है दीन बंधु। इन्हें दीन बंधु, भारतीय लोगों से इनके लगाव के कारण इनको टाइटल दिया गया, इनको उपाधि दी गई दीन बंधु। तो दीन बंधु किसको कहा गया है? अंग्रेज अधिकारी या आईसीएस अधिकारी, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के अधिकारी CF एंड्रयूज को। और देखिए इसी तरह से ये जो हमारे CR दास हैं, CR दास के बारे में जान लीजिए। CR दास को कहा जाता है देश बंधु। CR दास को जो उपाधि दी गई है वो है देश बंधु। देश बंधु की उपाधि किसकी थी? CR दास की। तो CR दास, और CR दास कौन थे? चित्तरंजन दास, द पॉलिटिकल टीचर या पॉलिटिकल फादर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास। लेकिन हमारा क्वेश्चन है दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई? तो दीन बंधु का टाइटल था किसका? CF एंड्रयूज का। तो हमारा आंसर है D, CF एंड्रयूज। लेकिन हम साथ साथ आपको यह बता रहे हैं कि इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है, दोनों का जो टाइटल है लगभग सेम लगता है। दीन बंधु किसको कहा गया? CF एंड्रयूज को। और देश बंधु कहा गया है किसको? देश बंधु का टाइटल किसको दिया गया? CR दास, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास कौन थे? चित्तरंजन दास कांग्रेस के एक लीडर थे और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। क्लियर? चलिए अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो देखिए हम लोग पिछले 1-2 लेक्चर्स में हम इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं और अब भी हमने इस चीज को, इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर चुके हैं। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था रॉलेट एक्ट, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? आंसर है आपका ए, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट को ही क्या कहा गया है? रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया है। और इसी रॉलेट एक्ट को कहा गया है नो वकील, नो वकील, नो अपील, नो अपील और नो दलील का कानून। यानी कि जो व्यक्ति रॉलेट एक्ट में यदि किसी को ब्रिटिश पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो उसको वकील रखने का अधिकार नहीं है, अपनी अपील या अपनी रिट या अपनी याचिका कोर्ट में डालने का अधिकार नहीं है, और अपना आर्ग्यूमेंट कोर्ट में रखने का अधिकार नहीं है, अपना दलील रखने का अधिकार नहीं है। और जब ये अधिकार नहीं है तो इसीलिए इस रॉलेट एक्ट को कहा गया क्या? काला कानून। इसीलिए गांधी जी ने इसको काला कानून भी कहा था। तो आप लोग हमारे द्वारा किए जा रहे इस प्रयास को थोड़ा गंभीरता से लें। हमारे द्वारा इस प्रयास को जो किया जा रहा है वो आप लोगों के लिए ही है, और जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ साथ इस प्रयास को सार्थकता, समग्रता, पूर्णता प्रदान करें। और आज हम इस बात को अब यहीं पर रोकते हैं और अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ तक हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जितने भी हम लोगों ने चीज़ें की, आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होंगी, आप लोगों के लिए बहुत काम की बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम के लिए। और अगले लेक्चर में, अगली श्रृंखला में हम कुछ अलग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और तब तक बने रहिए हम लोगों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।